एकलव्य आईएएस एकेडमी के वीडियो लेक्चर्स में आपका फिर से स्वागत है। मैं आपका आशीष कुमेटी फिर से आज कुछ नई बातों के साथ आपके सामने हूँ। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि अगर ये कोविड-19 नहीं होता तो हम किसी क्लास में बैठकर पढ़ रहे होते और पढ़ा रहे होते, रोज नए नए अपडेटेड चीज़ों के साथ में नए डिस्कशन कर रहे होते। कुछ दिनों से जो हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आने का जो एक नया प्रयास कर रही है पूरी एकलव्य टीम, उसी में कुछ अच्छे हमको कमेंट्स भी मिले हैं और कुछ नई बातों और कुछ सलाहों के साथ में कुछ नई चीज़ों को और भी करने के लिए हमको प्रोत्साहित किया गया है। कुछ विद्यार्थियों का यह प्रश्न था कि सर सीजीपीएससी क्या है, सीजीपीएससी की परीक्षाएं कैसी होती है और उसके एग्ज़ाम की तैयारियां कैसे की जाए, कितने चरणों में एग्ज़ाम होता है, ये सारी चीज़ों के लिए एक मैप जो बनता है वो कैसे होता है, इस पर हमको एक डिस्कशन चाहिए। अब चूंकि एक मैसेजेस में या किसी फ़ोन कॉल्स पे इतनी काउंसलिंग करना संभव नहीं है, इसीलिए हमने सोचा कि आज का एक जो वीडियो होगा वो किस पर फोकस होगा, इन परीक्षाओं पे फोकस होगा। इनको हमने दो भागों में बांट दिया है। एक पर हम चर्चा करेंगे जिसमें प्री और मेंस की परीक्षाएं कैसी होती है, उसका मॉड्यूल कैसा होता है। दूसरा हम चर्चा करेंगे कि साक्षात्कार कैसे होता है, जिसमें मैं आपसे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि मेरा इंटरव्यू कैसे हुआ था। सबसे पहले कुछ बातें जो जानना हमको जरूरी है। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग जो या सीजीपीएससी, ये एक संवैधानिक निकाय है जो राज्य में राज्य सेवा परीक्षाओं को संचालित करती है, जिसमें क्लास 2 और क्लास 3 के पोस्ट जो शामिल होते हैं। हर साल 200 से ज़्यादा 250 300 तक के जो पोस्ट हैं, शुरुआती तौर पर कुछ ज़्यादा पोस्ट इसमें शामिल थे, लेकिन अब धीरे धीरे कुछ पोस्ट की संख्या क्या हो रही है, कम भी हो रही है। लेकिन ये है कि यह परीक्षा 2012 के बाद से निरंतर चालू है और साल भर चलने वाली इस प्रक्रियाओं में पीएससी के साथ में कुछ तालमेल भी, कभी कभी गड़बड़ भी होता है, लेकिन साथ साथ में विद्यार्थियों में अब एक सजगता के साथ में सिविल सेवा परीक्षाओं में और राज्य सेवा परीक्षा में चयनित होने का एक नया मौका हर रोज खुल रहा है। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि राज्य सेवा परीक्षा या स्टेट सर्विस एग्जाम कितने चरणों में होती है। तो ये 3 चरणों में होती है। पहला प्रारंभिक परीक्षा या जिसे हम प्रीलिम्स या प्री कहते हैं। दूसरा आपका मुख्य परीक्षा या जिसे हम कहते हैं मेंस। और तीसरा साक्षात्कार या जिसे हम कहते हैं इंटरव्यू। नंबरों पे भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन अगले वीडियो में। आज हमारा सबसे मेन टॉपिक जो रहेगा वो फोकस रहेगा किस पर, साक्षात्कार पर। क्यों और किस लिए। जब कुछ बच्चों ने हमसे पूछा कि सर तैयारी की दिशा कैसे होनी चाहिए, आप और मैं हमेशा जानते हैं और खासकर मैं बहुत अच्छे से जानता हूं क्योंकि मेरे मैथ्स भी कमजोर है, इसलिए क्योंकि हमेशा मैं इसलिए परेशान ज़्यादा रहा कि जब धारा की दिशा में कोई नाविक बह सकता है तो उल्टे दिशा में क्यों बहता है वो, या उल्टे दिशा में उसको नाव चलाने क्या शौक पड़ा हुआ है। तब समझ में आया कि संघर्ष के बिना कोई भी चीज़ हासिल नहीं हो सकती। मैं अपने तैयारियों के दिनों में से 1-2 पंक्तियों को हमेशा आत्मसात करके रखता था। कदम निरंतर चलते जिनके श्रम जिनका विराम है, विजय सुनिश्चित होती उसकी घोषित यह परिणाम है। कदम निरंतर चलते जिनके श्रम जिनका विराम है, विजय सुनिश्चित होती उनकी घोषित यह परिणाम है। अपने कॉलेज के दिनों में इस गीत से रूबरू हुआ था और इन गीतों को फिर मैंने आत्मसात कर लिया कि हाँ, जिनके कदम निरंतर चल रहे हैं विजय उसी की सुनिश्चित होगी। तो वो कदम कैसे चले, जब हम जान रहे हैं कि पीएससी तैयारी की परीक्षाएं जो हैं इन चरणों में होती है कि पहले प्री होगा, फिर मुख्य होगा, फिर साक्षात्कार होगा। जनरली बच्चे यही प्रयास करते हैं कि पहले हम प्री कर लें, फिर मेंस करेंगे, फिर मेंस के बाद फिर इंटरव्यू की जो स्थिति रहती है उस पर अलग अलग हम मॉक देखते हैं और अलग अलग तैयारियों के लिए हम खोजते हैं कि कौन हमको इंटरव्यू की तैयारी करा सकता है। मेरा मानना थोड़ा सा अलग है। पीएससी की परीक्षा के जो चरण हैं वो जिस तरीके से चल रहे हैं वो चलेंगे, लेकिन हमारी तैयारी उल्टी दिशा में होनी चाहिए, यानी कि धारा के विपरीत दिशा में हमको बहना है। कैसे बहना है, तो आप अगर ये सोच रहे होंगे कि सर कह रहे हैं कि सबसे पहले हमको साक्षात्कार से तैयारियां प्रारंभ करनी चाहिए, तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं।
अब समस्या ये कि साक्षात्कार से, सर ने कह दिया कि साक्षात्कार से हम तैयारी चालू करें, तो कैसे होगी तैयारी, किन बातों को हम पहले फोकस करेंगे? तो यही जो है आपको सबसे पहले एक माइंडसेट तैयार कराएगा, एक विचार क्रिएट होगा। क्योंकि मेरा मानना यह है कि इस राज्य सेवा परीक्षा ना केवल एक परीक्षा है बल्कि एक विचार है। सबसे पहले आपके दिमाग में थॉट डालने वाला कॉन्सेप्ट यहीं से आएगा, एक विचार, एक कॉन्सेप्ट यहीं से क्रिएट होगा कि आपको आपके लक्ष्य की प्राप्ति करनी है, और तब इस दिशा में बढ़ते हुए आप अपने लक्ष्य तक पहुंच भी सकते हैं। साक्षात्कार, हम आज चर्चा करते हैं किस पर? साक्षात्कार पे, जिसमें मैं अपने कुछ एक्सपीरियंस भी, अपना अनुभव भी आप साथ में शेयर कर रहा हूं कि प्रश्न किस तरीके से पूछे जाते हैं और ये किस तरीके से आपको मेंस और प्रीत लिखने में आपको क्या करेगा, हेल्प करेगा। सबसे पहली बात, वर्ष 2014 का जो नोटिफिकेशन था, एग्जाम डिले हो रहा था। 13 अप्रैल 2016 को मेरा इंटरव्यू हुआ। उस इंटरव्यू में क्या क्या बातें हुई, किस तरीके से क्या क्या पूछा गया, ये सारी बातें मैं अब आपके साथ में रखूंगा। सबसे पहली चीज, आप लोगों ने एक मूवी देखी होगी जिसका नाम है स्लम डॉग मिलियनेयर, जिसने ऑस्कर में भी अपना बड़ा कदम रखा और ऑस्कर में अपनी बड़ी पहचान बनाई, आप सब जानते हैं। और इसको और ज्यादा क्यों जानते हैं आप लोग, कि जय हो सॉन्ग के लिए AR रहमान को ऑस्कर भी मिला था इसी फिल्म के लिए, सभी को याद होगा। इस फिल्म की खास बात क्या थी, सबको पता होगा, सभी ने देखा होगा। खास बात क्या है इस फिल्म की? इस फिल्म में जो इसका मुख्य किरदार है, जो इसका नायक है, वह छोटा सा बच्चा जब एक बिलियनियर या मिलियनियर के शो पर पहुंचता है जिसको अनिल कपूर होस्ट कर रहा है, उस फिल्म में क्या होता है, उसकी जिंदगी में चलने वाले या उसकी जिंदगी में घटित होने वाले सारे प्रश्नों को उसके सामने रखा गया होता है और उसी से वो क्या करता है, आंसर करता है। उसको बिल्कुल पता नहीं होता है कि किसी के प्रश्न के आंसर क्या होंगे, लेकिन सारी चीजों पर वो क्या करता है, गौर करता है कि उसकी जिंदगी में क्या हुआ, और उसकी जिंदगी से जुड़े हुए सारे प्रश्नों को कहाँ करता उत्तर देता है, वो उस शो में देता है और आखिर तक क्या बनता है, मिलियनियर बनता है, वो करोड़पति बन जाता है। अब कैसे? एक छोटा सा प्रश्न मुझे बहुत याद है, क्योंकि वो हॉलीवुड की बहुत अच्छी मूवी भी थी, द थ्री मस्कीटियर। उसमें एक प्रश्न रहता है, आखिरी प्रश्न, जो उसे मिलियनेयर बना देता है, करोड़पति बना देता है। उसमें प्रश्न होता है कि थ्री मस्कीटियर्स का तीसरा किरदार कौन है। अब लाइफ टाइम वो जो इस फिल्म का मुख्य किरदार है, वो खोजता है कि वो थ्री मस्कीटियर्स का तीसरा मस्कीटियर्स कौन था। आर्थोस, पार्थोस और तीसरा जो होता है अरामिस, वो आंसर करता है और वो क्या बन जाता है, करोड़पति बन जाता है। बिल्कुल ठीक इसी तरह साक्षात्कार भी आपके सामने होता है। मेंस परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद आपके पास सबसे बड़ा जो पड़ाव है वो किसका है, साक्षात्कार का है। साक्षात्कार के विषय में जानने से पहले सबसे पहले ये जरूरी होता है कि इस समय साक्षात्कार किसके सामने देना है, ये जानना जरूरी है। जब मैंने भी इंटरव्यू की तैयारी चालू की या इंटरव्यू के लिए खोजना चालू किया कि कैसे इंटरव्यू की तैयारी होगी, क्या प्रश्न पूछ जाते हैं, आपको किसी एक अच्छे सलाहकार की ज़रूरत हमेशा होती है कि इंटरव्यू कैसे होता है, उसको आपको गाइडलाइन कर सके। लेकिन ये ध्यान में रखिए कि कोई भी संस्था ना कोई व्यक्ति आपको इंटरव्यू के लिए तैयार कर सकता है। ये पूरा का पूरा आपका अपना होता है, पूरे अपने किरदार को खुद आपको वहां पर क्या करना पड़ता है, प्रेजेंट करना पड़ता है। यही आपका इंटरव्यू है। आपके कॉन्फिडेंट, ये आपका आत्मविश्वास, आपके विचार और आपकी बुद्धि कितनी है, यही ज़्यादा ज़रूरी होती है। और केवल इंटरव्यू के इतना मान के चलिए कि आपका आत्मविश्वास है और आपका रोजाना का व्यवहार ही है जो हमें प्रश्नों के रूप में आपके सामने आता है। जब मैंने इंटरव्यू दिया तो उस समय छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के 3 सदस्य थे। एक विश्वकर्मा सर थे, 2 अध्यक्ष थे, एक मोहन मंडावी जी थे जो वर्तमान में कांकेर लोकसभा से सांसद हैं, और तीसरे थे डॉक्टर शिव नारायण पांडे जी। तो मेरा जो इंटरव्यू हुआ वो डॉक्टर शिव नारायण पांडे जी के बोर्ड में हुआ। मैं आपको ये बातें क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जितने मेंबर होंगे उन मेंबर्स के अलग अलग बोर्ड बनते हैं। जैसे अभी 4 मेंबर हैं तो 4 मेंबर के अलग अलग बोर्ड बनेंगे। मेरे टाइम पे 3 मेंबर थे तो उन 3 मेंबर के अलग अलग बोर्ड बन रहे थे। तो उनमें और कौन कौन शामिल होता है, जनरली ये शिक्षा जगत में कॉम्पिटिटिव एग्जाम तैयारी कराने वाले जितने भी शिक्षाविद हैं वो आपको इन बातों से परिचित कराते ही हैं।
जैसे कोई किसी यूनिवर्सिटी के डीन भी हो सकते हैं, कोई बड़े प्रोफेसर हो सकते हैं, वाइस चांसलर होते हैं, इसी के साथ साथ कोई अधिकारी भी होते हैं। कई बार ये कहा जाता है कि कोई आपके मेंटलिटी को चेक करने के लिए, उस समय आपकी बॉडी बिहेवियर को देखने के लिए एक मनोवैज्ञानिक भी कोई बैठता है वहाँ पर, ऐसा जनरली कहते हैं। अब वो कोई ना कोई वहाँ पे ऐसा आपको लगता है कि बोर्ड में एक मेंबर ऐसा है जो हमको एनालिज कर रहा है, कि बिल्कुल हमको देख रहा है हमारी बॉडी लैंग्वेज को, कि हम घबरा तो नहीं रहे हैं, हमारे बोलने का तरीका क्या है, ये सारी चीज़ों को कोई ना कोई गौर कर रहा होता है। तो 13 अप्रैल 2016 को मेरा इंटरव्यू था। मैं जैसे ही सुबह आयोग पहुंचा, डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन हुई और उसके बाद एक व्यक्ति मुझे बुलाकर उस तरफ ले गया जहां आज मेरा इंटरव्यू होने वाला था। ठीक है, मैं वहां पहुंचा। अब पहुंचने के बाद बाहर में एक और मेरे साथ एक बंदा था, एक मेरा मित्र था जो इंटरव्यू के लिए पहुंचा हुआ था। सामने एक पानी की बोतल थी उस वेटिंग रूम में। वो गया, 15 मिनट के बाद वापस आया और वहां से वो चला गया, क्योंकि आपको अंतिम तक ये नहीं पता होता है कि इंटरव्यू आपका कौन से बोर्ड में है या किसके सामने होगा, क्योंकि ये बिल्कुल पारदर्शी होता है। इस बात को आप ध्यान में बिल्कुल रखिए कि बिल्कुल कहीं ऐसा भी दिमाग में नहीं आना चाहिए कि हमको पहले से पता हो जाता है कि इंटरव्यू किस बोर्ड में है। बिल्कुल नहीं होता, आपको आखिरी वक्त तक पता नहीं होता कि आपका किस बोर्ड में इंटरव्यू है। मैं जब पहुंचा तो जिस कैबिन में मैं एंटर करने वाला था उसके ऊपर एक बोर्ड लगी हुई थी जिस पर लिखा हुआ था डॉक्टर शिव नारायण पांडे। अब मैं एंटर किया, आपके लिए बढ़िया दरवाज़ा खोला जाता है, क्योंकि मान सम्मान से हो सकता है कल के दिन में आप कोई क्लास 2 के ऑफिसर हो गए, फिर ना कहीं घूमते फिरते आप वहाँ पहुँचे, इसलिए। ठीक, जैसे ही मैं पहुँचा मैंने कहा मैं कम इन सर, अंदर बुलाया गया। सामने एक खूबसूरत सी चेयर थी जिस पर बैठकर आज मुझे अपना इम्तिहान देना था। उस पर बैठा। उस पर बैठने के बाद बड़ी स्माइल के साथ हैं, सबसे पहले तो खुद को प्रेजेंट करना पड़ता है। मैंने सबको विश किया, आप गुड मॉर्निंग कह सकते हैं, जो भी टाइम है उस टाइम के अकॉर्डिंग विश कर सकते हैं, नमस्ते कह सकते हैं, नमस्कार कह सकते हैं। मैंने कहा प्रणाम सर, आप सभी को मेरा प्रणाम सर। सभी ने उसको स्वीकार किया, अभिवादन को, और मुझे बैठने को कहा। मैं बैठा, मेरी फाइल उनके सामने थी। इस पर हम और डिस्कशन करेंगे कि जो फाइल आपकी जाती है उसमें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होते हैं। एक अलग सेशन हम जब करेंगे, जब इंटरव्यू का दौर होगा उस टाइम पे और चर्चा करेंगे। वो फाइल उनके सामने थी, मेरा डिटेल वो एक बार देख चुके थे। अब जो बोर्ड का मेंबर होता है वही चेयरमैन होता है उस बोर्ड का। तो मेरे बोर्ड के जो चेयरमैन थे वह शिव नारायण पांडे सर थे। उन्होंने सबसे पहले मुझे पूछा आशीष, मैंने कहा जी सर। उन्होंने कहा तुम्हारा नाम बताओ। अब मेरे दिमाग में ख्याल आया कि ये तो बिल्कुल सेम बसंती वाला कॉन्सेप्ट है कि तुम्हारा नाम क्या है, बसंती। मैंने कहा सर आशीष कुमेटी। तो फिर कहाँ के रहने वाले हो? मैंने कहा सर दंतेवाड़ा का। फिर उन्होंने पूछा कि पिताजी कहाँ से हैं? मैंने बताया कि मेरा पैतृक क्षेत्र था। आपको उनके बारे में सामान्य जानकारी, आपको आपके भाव को, आपकी घबराहट को कम करने के लिए सारे प्रश्न होते हैं। नाम, आपके पिता के नाम, आप कहाँ से हैं, उस पर चर्चा, इन सारे चीज़ों पर ऐसे बातचीत चल रही थी। ऐसे ही बात करते हुए फिर उन्होंने अचानक मुझसे पूछा और आशीष बताओ क्या चल रहा है। तो थोड़ा सा मजाकिया भी लहजा है, कुछ चीज़ों को मैं आपको इस तरीके से भी बताने का प्रयास करूंगा ताकि ये आपके लिए यह वीडियो इंटरेस्टिंग भी हो जाए, साथ ही साथ आपके लिए हमेशा के लिए उपयोगी भी हो जाए। तो उन्होंने पूछा और आशीष क्या चल रहा है? तो उसी दौर में एक बहुत बढ़िया ऐड चल रहा था। मेरे ख्याल से आप सभी समझ गए होंगे कि फॉग चल रहा था। तो लेकिन मैंने ऐसा नहीं कहा। ठीक, मैंने उनको आंसर किया कि सर मेरी पीएचडी चल रही है। मैं उस समय अभी भी हूँ, शोध छात्र हूँ इतिहास विषय का। तो मैंने बताया सर मेरी पीएचडी चल रही है। तो उन्होंने पूछा आगे कि किस विषय में पीएचडी कर रहे हो? मैंने बताया सर इतिहास में है। और उन्होंने पूछा विषय क्या है? मैंने बताया कि सर बस्तर के आर्थिक विकास में आदिवासी महिलाओं का योगदान एक ऐतिहासिक अध्ययन 1951 से लेकर 2011 तक मेरा टाइम पीरियड था। मैंने उनको बताया, वो कहा कि ठीक है आशीष, चलो यहीं से तुम्हारा अब इंटरव्यू पूरा चालू करते हैं, जिसमें हम अलग अलग प्रश्नों, मतलब जिसमें हम तुम्हारे पीएचडी के बारे में यहीं से जानना चालू करते हैं, यहीं से तुम्हारा इंटरव्यू चालू होता है। तो उन्होंने कहा कि अभी क्या देखा, तुम्हारा विषय क्या है, क्या कि तुम इसमें क्या देख रहे हो कि आदिवासी महिलाओं ने कैसे बस्तर का विकास किया है। बिल्कुल बातचीत के लहजे में आपका इंटरव्यू होता है, कैसे तुम देखते हो? मैंने कहा सर कि
बस्तर के आदिवासियों में जितने भी सबसे ज़्यादा सजग अगर कोई हैं तो वो आदिवासी महिलाएं हैं। चाहे वो हम कृषि की बात करें, वनोपज संग्रहण की बात करें, इसके साथ साथ हस्तशिल्पों में भी सहयोग की हम बात करें, इन सारे चीज़ों में हम देखते हैं कि महिलाएं सबसे ज़्यादा आगे हैं और बस्तर के आर्थिक विकास में एक रीढ़ की हड्डी के रूप में वो प्रस्तुत हैं। तो उन्होंने कहा बिल्कुल सही बात है कि बस्तर की जो महिलाएं हैं उन्होंने सबसे ज़्यादा काम किया है बस्तर के विकास में। और जैसे हम देखते हैं कि वनोपज के जो संग्रहण हैं, आम है, इमली है, तो इन्होंने किया, तो फिर मैंने भी उनमें कंट्रीब्यूट करना चालू किया कि हाँ जी सर, महुआ है, आम है, इमली है, जितने भी वनोपज के संग्रहण हैं ये सब सारे संग्रहण कौन करता है? महिलाएं ही करती हैं। तो वो बोले कि ठीक है आशीष। उसके बाद फिर उन्होंने एक प्रश्न पूछा कि चूंकि आशीष तुम दंतेवाड़ा क्षेत्र से हो, बस्तर से हो, तो मैं कुछ तुमसे जानना चाहूँगा। उन्होंने पूछा कि आशीष ये बताओ कि बस्तर में हिंसा का मूल कारण क्या है? अब देखिए, आपको इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले मैं 2 चीज़ें समझाना चाहूँगा क्योंकि मुझे भी ये चीज़ें समझाई गई थी। उन्होंने ये कहा था कि जो बातें मुझे समझाई गई उसमें ये बातें जरूर थी कि आपका उत्तर सटीक होना चाहिए। बिल्कुल ज़्यादा बहुत लंबा आंसर आपके लिए घातक होता है और इंटरव्यू की दशा और दिशा दोनों आपके हाथों में, आप चाहें तो उस डायरेक्शन को मोड़ सकते हैं, ये आप पर निर्भर होता है। अब जब मैंने उनको ये आंसर किया तो मैंने उनको बताया कि सर 1967 में नक्सलबाड़ी से जो किसान आंदोलन उग्र हुआ, वही आंदोलन आज नक्सलवाद के रूप में बस्तर में हिंसा का कारण है। मैंने सटीक वर्ड यूज किया, बिल्कुल एक सटीक आंसर उनको दिया, लेकिन साथ में एक क्लू उनके लिए छोड़ा 1967 का नक्सलवाद क्यों या किसान आंदोलन क्यों, क्योंकि मुझे मालूम था कि अब इंटरव्यू अगर इस दिशा में जा सकता है तो मैं उसे मोड़ भी सकता हूँ। तो उन्होंने फिर अगला क्वेश्चन बिल्कुल यही किया। उन्होंने कहा कि आशीष ये बताओ कि 1967 में जो नक्सल आंदोलन प्रारंभ हुआ उसके कुछ नेता थे, वो नेता तुम्हें मालूम है क्या? बातचीत के लहजे में उन्होंने पूछा, मालूम है क्या तुमको? तो मैंने कहा जी सर मुझे मालूम है, और मैंने आंसर उनको कहा कि चारू मजुमदार और कानू सान्याल। उन्होंने कहा ठीक है। फिर उन्होंने ये पूछा कि आशीष मुझे अब कुछ बातें जाननी है तुमसे, और मुझे ये बताओ कि कभी आदिवासी जो हैं कभी नक्सलवाद के समर्थक बनते हैं, कभी उनके विक्टिम्स बनते हैं। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ तुम समझ रहे हो ना, तुम जान रहे हो, समझते हो ऐसा करके? तो मैंने कहा जी सर मैं समझ रहा हूँ। उन्होंने कहा बताओ क्यों है? मेरे प्रश्न अगर तुम समझ गए हो तो उसका आंसर दो, तुम क्यों है करके। अब मेरे पास कठिनाई भी थी और थोड़ा सा सोचने का वक्त भी नहीं होता, लेकिन थोड़ा सा पॉज में लेकर मैंने वो आंसर उनको करना चालू किया था कि सर बस्तर के आदिवासी जो हैं वह सीधे साधे सरल स्वभाव के हैं। उन्होंने मुझे तुरंत टोक दिया। उन्होंने कहा कि मुझे मालूम है कि बस्तर के आदिवासी कैसे हैं, सीधे हैं, साधे हैं, सरल स्वभाव के। मुझे इस प्रश्न का एक सटीक उत्तर, एक लाइन में उत्तर चाहिए। अब घबराहट बढ़ गई मेरी भी, और उसके बाद फिर जो मैंने उनको उत्तर किया उससे वो उनके चेहरे पे मुस्कान थी। मैंने कहा सर आदिवासी मानसिकता। तो उन्होंने कहा कि आशीष आदिवासी तो तुम भी हो। उनका अगला प्रश्न, आदिवासी तो तुम भी हो। तो मैंने कहा सर कि मैं आदिवासी बहुल क्षेत्रीय आदिवासी समाज से जरूर आता हूँ, लेकिन मैं युवा हूँ, शिक्षित हूँ, और सबसे जरूरी बात कि मैं जागरूक हूं, तो मैं कभी भी किसी हिंसाग्रस्त आंदोलन का समर्थन नहीं कर सकता। ये मेरा उत्तर था। तो उसके बाद फिर उन्होंने अगले मेंबर को ट्रांसफ़र किया, क्योंकि अलग अलग मेंबर होते हैं तो क्वेश्चन आपको एक एक करके ट्रांसफ़र होता है और वापस फिर चेयरमैन तक आता है। तो चेयरमैन से फिर उन्होंने ट्रांसफ़र किया। अब अगले जो मेंबर थे उस बोर्ड में, उन्होंने मेरे एकेडमिक डिटेल्स देखे। एकेडमिक डिटेल्स देखते हुए उन्होंने मुझसे सबसे पहले पूछा कि आशीष तुमने एमए किया है? मैंने कहा जी सर। तो किस विषय में? तो मैंने बताया सर इतिहास में। उन्होंने पूछा कि परसेंट क्या थे तुम्हारे, ऐसा करके। मैंने बताया सर 71%। तो उन्होंने कहा कि गुड, और कॉलेज भी का नाम पूछा। तो छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा कॉलेज था, A+ प्राप्त कॉलेज था। तो मैंने बताया कि शासकीय विश्वनाथ यादव तामस्कर स्वशासी स्नातकोत्तर महाविद्यालय दुर्ग, यहाँ से मेरे एमए किया है। उसके बाद उन्होंने एक पूछा कि चूंकि आशीष तुम इतिहास के विद्यार्थी हो, तो एक बात मैं तुमसे जानना चाहूँगा कि जितनी भी प्राचीन सभ्यताएं हुई, उन प्राचीन सभ्यताओं से हमको कुछ लाभ प्राप्त नहीं हुआ, कुछ फायदा नहीं हो पाया। तुम क्या सोचते हो तुम इसके बारे में? तो इस प्रश्न का जब मैं उत्तर दे रहा था तो मैं बहुत ज़्यादा कन्विंस नहीं था कि इस उत्तर कहाँ जाना चाहिए जो पूछना चाह रहे थे। तो मैंने उसका उत्तर दिया था
कि सर मुझे नहीं लगता कि हमको प्राचीन जो सभ्यताएं हुई, हमारी जो संस्कृति है, उनसे हमको कोई नुकसान हुआ या उससे हमको कुछ प्राप्त नहीं पाया। सिंधु घाटी की सभ्यता से हमने मेटलर्जी सीखी है, उसके नगर की योजनाएं सीखी है, वैदिक काल से लेखन कला जो प्रमुख हुई, कई साहित्यों की रचना हुई, उनसे हमको आज की आधुनिकता के विषय में जानकारी मिल रही है। मौर्य काल से हमको आर्थिक तंत्र या अर्थव्यवस्था के बारे में जानकारी मिलती है। तो ये मेरा उत्तर जा रहा था, तब उन्होंने बीच में मुझे टोका कि उन्होंने कहा कि आशीष तुम मेरे प्रश्न को नहीं समझ रहे हो। मैं तुमसे ये जानना चाहता हूँ कि जैसे इतनी बड़ी बड़ी सभ्यताएं हुई हैं, सुमेर की सभ्यता है, सिंधु घाटी की सभ्यता है, तो इन सभ्यताओं के अंत का कारण क्या है? तब मैंने उनको फिर क्लियरली उनको आंसर किया कि जैसे सर कि अलग अलग इतिहासकारों ने अपने अलग अलग दृष्टिकोण रखे हैं, जिसमें किसी ने कहा है कि बाढ़, किसी ने कहा है सूखा, किसी ने कहा है अपने आर्थिक तंत्र में नुकसान। तो इस तरीके के अलग अलग जितने भी इतिहासकारों ने अपने मत रखे हैं, उन्हीं मतों को मैं क्या करता हूँ, स्वीकार करता हूँ, उन्हीं चीज़ों को मानता हूँ कि इन कारणों से सभ्यता का अंत हुआ होगा। मैंने प्रश्न का उत्तर दिया और उसके बाद फिर ये प्रश्न जो है अगले मेंबर को चला गया। यहाँ पे मैं आपको दो बातें बताना चाहूँगा कि सबसे पहली चीज़ क्या कि मैंने ये उत्तर क्यों दिया, क्योंकि मैं अलग कोई थ्योरी देता या अलग कोई सिद्धांत में बताता कि इसके कारण ये सभ्यताएं नष्ट हो गई, तो लाजमी ये है कि ये सारी बातें जो है ना वो उसके और कॉन्फ्लिक्ट पे जाती, मुझे उसको डिटेल्ड करना पड़ता। इसलिए मैंने वो आंसर किया जो ज़्यादा ज़रूरी था, जो सभी जानते हैं समान तौर पर। अगले जो मेंबर थे उन्होंने कहा कि आशीष तुम इतिहास के विद्यार्थी हो, तो इतिहास से जुड़ी हुई कुछ बातें मैं तुम्हारे सामने रखूंगा, कुछ लोगों के, कुछ व्यक्तित्व के नाम रखूंगा, उन व्यक्तित्वों के विषय में तुमको क्या करना है, बताना है। 2 लाइन में तुम बताते जाओगे। सबसे पहला नाम उन्होंने लिया कि गुरु घासीदास। तो मैंने कहा कि सर गुरु घासीदास सतनाम पंथ के संस्थापक माने जाते हैं छत्तीसगढ़ में, जिन्होंने अछूतोद्धार और मद्य निषेध जैसे कार्यक्रम चला के एक बड़ा सतनाम पंथ खड़ा किया जो छत्तीसगढ़ में सर्वमान्य है, ऐसा करके। दूसरा उन्होंने पूछा ज्योतिबा फूले नाम लिया। तो उस समय तुरंत दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ क्लिक कर रही थी कि ज्योतिबा फूले ने स्त्री शिक्षा के लिए काम किया है, लेकिन मैंने कहा सॉरी सर ये मुझे मालूम नहीं है। कि अगर आप जिस प्रश्न पर अगर लगता है आपको कि आप कॉन्फिडेंट नहीं है तो वहाँ पे आप सॉरी कह सकते हैं। तो मैंने कहा सॉरी सर ये मुझे अभी ध्यान में नहीं आ रहा है। तीसरा उन्होंने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो मैंने कहा सर कि आदरणीय सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को हम लौह पुरुष के नाम से जानते हैं, और इनका कि भारत के विभाजन के बाद जिन 565 रियासतों को एक करने में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो अहम भूमिका निभाई, इसी कारण से वो हमारे इसीलिए लौह पुरुष कहलाते हैं और इसलिए भारतीय इतिहास में उनका एक अलग स्थान है। उसके बाद अगला उन्होंने नाम लिया था स्वामी विवेकानंद का। तो मैंने उनको बताया कि युवाओं के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद जी ने 39 वर्ष की आयु में जिनका निधन हुआ, लेकिन भारत को एक सर्वस्व बंधुत्व का भाव देने वाले, पूरे विश्व को बंधुत्व का भाव देने वाले स्वामी विवेकानंद हुए, जिन्होंने शिकागो के धर्म सम्मेलन में मेरे भाइयों एवं बहनों करके वसुधैव कुटुंबकम की नींव रखी थी। ये मैंने उनके बारे में बताया था। फिर उन्होंने कुछ मुझे महिलाओं से जुड़े हुए योजनाओं के बारे में पूछा जो उस समय छत्तीसगढ़ में प्रचलित थी। तो 2-4 योजना जो मुझे याद थी कि महिला स्वावलंबन योजना थी, दूसरा सरस्वती साइकिल योजना थी, और महिला स्व सहायता समूह से जुड़ी हुई योजना। तो इतने मैंने उनको आंसर किया था। अगला जो मेंबर के पास ट्रांसफ़र हुआ था तो उन्होंने मुझे पूछा कि आशीष ये बताओ कि अध्यादेश क्या होता है, तुमको मालूम है क्या? मैंने कहा जी सर मुझे मालूम है। तो उन्होंने आंसर की, मैंने सटीक आंसर उनको कह दिया कि सर जब जब लोकसभा राज्यसभा जब सदन में नहीं होते हैं, सदन का सत्र नहीं चल रहा होता है, तब जब राष्ट्रपति कोई कानून बनाता है तो वो अध्यादेश कहलाता है। सरलता से मैंने जो उस समय दिमाग में आया मैंने वो कह दिया, बिल्कुल इसी तरीक़ा से कहा था। फिर उन्होंने मुझे हायरार्की पूछी, एक क्रम पूछा, प्रशासनिक क्रम, जिसमें टॉप का बताना था और एक लास्ट बताना था। मैं गलत कर गया था आंसर, मैं जान गया था कि मैं गलत कर चुका हूँ। उन्होंने पूछा कि पहले कौन होता है, तो पहले मैंने कह दिया था राज्यपाल, राज्य के लिए पूछा था तो मैंने कहा था राज्यपाल, और अंतिम कौन होता है तो ग्राम सचिव मैंने कहा था। बताया मैंने क्या, गलत बता दिया। तो उन्होंने कहा क्या फिर से एक बार बोल सकते हो क्या करके, तो मैंने फिर से भी वही आंसर रिपीट कर दिया कि पहला राज्यपाल और आखिरी ग्राम सचिव, जबकि होता अलग है, आप सभी जानते हैं। अब इसके बाद वापस फिर से उठकर किसके पास चला गया, यह चेयरमैन के पास में पहुंचा। अभी आपका अंतिम पड़ाव होता है कि जहां पे चेयरमैन कुछ फाइनल क्वेश्चन कहते हैं और आपका इंटरव्यू समाप्त होता है।
तो लगभग लगभग मेरा जो उस दिन का इंटरव्यू था 55 मिनट का इंटरव्यू था। मैंने अपनी घड़ी देखी थी इंटर करने से पहले और बाहर आने से बाद। तो 55 मिनट के इंटरव्यू में अब आखिरी जो दौर चल रहा था उस पर मुझे अब प्रश्न किया गया। अब जो चेयरमैन थे पांडे सर, उन्होंने मुझे प्रश्न किया कि आशीष, हम सब ये जानना चाहते हैं, क्योंकि तुम बस्तर से हो, उस समस्या को समझते हो, तो कुछ बातें हमको जानना है वहाँ से। बस्तर में नक्सल की जो समस्या है, उस समस्या का मूल कारण क्या है, वो हमको जानना है, ऐसा कहा। तो मैंने कहा कि सर, नक्सलवाद की जो मूल जो समस्या है, जिस पर सरकारें भी बहुत ज़्यादा कुछ काम नहीं कर पा रही हैं, जो उनका प्रश्न था, जिस तरीके से मैंने उनको फ्रेम किया था कि नहीं कर पा रही हैं, तो सबसे बड़ी जो समस्या है वो संवाद का है। संवाद के लिए कहना चाहूँगा, मैंने जब उनको कहा संवाद, तो वो एग्री हुए कि हाँ, संवाद एक बहुत बड़ी समस्या है। कि क्यों? क्योंकि बस्तर की जो बोली है, गोंडी, हल्बी, इससे ना तो सुरक्षा जवान ज़्यादा परिचित हैं, ना अन्य कोई और। तो ये जो समस्याएं हैं, वो समस्या एक बड़े बाधा के रूप में, एक बड़े बैरियर के रूप में हमारे सामने है, जो विकास की दिशा को क्या कर रहा है, रोक रहा है। हम किसी भी प्रकार से इस मूल समस्या से निजात अगर हमको पाना है, तो सबसे पहले संवाद की समस्या को दूर करना होगा। इसके बाद उन्होंने अगला प्रश्न कहा कि आशीष, अब तुम ये बताओ कि तो अगर तुम समझ रहे हो कि ये सारी समस्या, ये हमारी बड़ी समस्या है, तो समस्या के लिए निवारण क्या होना चाहिए, तुम क्या सलाह दोगे, तुम्हारा सुझाव क्या होना चाहिए। तो मैंने कहा कि सर, कि सबसे पहली बात, मैंने कुछ एग्जाम्पल्स रखे। उसमें एक एग्जाम्पल में रखा कि जब 2009 के समय में वहाँ के जो कलेक्टर थे ओपी चौधरी जी, उन्होंने एक बोली के विकास के लिए एक योजना चलाई थी, जिसमें उन्हीं की भाषा में, हल्बी में, गोंडी में वर्णमालाएं तैयार करके शिक्षा उस माध्यम से दी जा रही थी। तो शिक्षा एक महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि वहाँ क्षेत्र में शिक्षा का जितना ज़्यादा विकास होगा, उतने ज़्यादा युवा जागरूक भी होंगे। दूसरा, वहाँ पे जो विकास का जो एक नई धारा जो हमको लानी है, उसके लिए हमको क्या करना होगा, एक युवाओं को आर्थिक स्थिति उनकी ठीक करने के लिए उनके जो पारंपरिक आजीविका के जो साधन हैं, उसको डेवलप करना होगा, जिनमें उनके वनोपज की व्यवस्था, उनके लिए हस्तशिल्पों की व्यवस्था, इसी के अतिरिक्त जो भी आदिवासी परंपराओं के अनुसार जो आर्थिक व्यवस्थाएं हैं, अर्थव्यवस्था है, उसको डेवलप करने की जरूरत है, ताकि जितने भी युवा हैं वो विपरीत विचारधाराओं की ओर ना जाके सरकार की मुख्य विचारधारा के साथ में जुड़ सके। ये मैंने आंसर किया था। उसके बाद उन्होंने कहा कि आशीष, एक अंतिम प्रश्न तुमसे पूछूंगा और उसके बाद तुम्हारा हम इंटरव्यू समाप्त करेंगे, ऐसा कहा। तो उन्होंने अपना आखिरी प्रश्न किया। उन्होंने कहा कि आशीष, ये बताओ कि तुम्हारा प्रिय राजनीतिक नेता कौन है। तो मैं देखने लगा कि मेरे दिमाग में चलने लगा कि कौन, मैं क्या बताऊं। तो लेकिन उन्होंने साथ में ये शर्त रखी कि किसी ऐसे व्यक्ति का नाम बताओगे जो जीवित है, किसी मरणोपरांत व्यक्ति का नाम ना बताना कि जिससे तुम्हारे वो प्रिय हैं, ऐसा। तो मैंने उनको एक नाम कहा कि आदरणीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी। तो उन्होंने पूछा क्यों। अब मेरा दिमाग में ध्यान में ये आ गया था कि जनरली सर ये आपका आखिरी क्वेश्चन था, लेकिन उन्होंने आगे पूछा कि क्यों। तो मैंने बताया कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सबसे पहले 90 के दशक में जो राजनीति की अस्थिरता थी देश में, उसको स्थिर किया, पहला बिंदु। दूसरा, कि संयुक्त राष्ट्र संघ में मातृभाषा हिंदी की आधारशिला रखी, दूसरा। और तीसरा और सबसे अहम, जिसके कारण वो मेरे प्रिय हैं, छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण में उन्होंने अहम भूमिका निभाई, और इसी कारण से वो मेरे प्रिय हैं। और इसी के साथ मेरा इंटरव्यू समाप्त हुआ था, और समाप्त होने के बाद मैंने उनको खड़े होकर विश किया और अपने वहाँ से बाहर आ गया। बाहर आने के बाद का माहौल कुछ अलग था, थोड़ा कुछ और लोग जमा हो गए थे, कुछ फ्रेंड्स जमा थे, और उस समय के जितने कॉम्पिटिटर्स सब वहाँ पे थे। तो सब ने मुझे घेर लिया कि तुम्हारा इतना लंबा इंटरव्यू था कैसे, और क्या क्या पूछ रहे हैं वो लोग। तो जब रिजल्ट आया, तो हालांकि कुछ नंबर मेरे, कुछ मैथ्स वगैरह में नंबर कम थे, मैं सिलेक्शन नहीं ले पाया, लेकिन इंटरव्यू में मेरे नंबर थे 80। 150 मार्क्स में 80 नंबर्स या 80 नंबर मैंने उस समय प्राप्त किया था, जिसमें मेरे गुरुजनों ने मुझे बहुत सारे सजेशंस दिए थे, और मेरी तैयारियां इसी बेस पर थी कि मैं अपने बारे में कितना जानता हूँ। यही आपका क्या था, साक्षात्कार था। या ध्यान में रखिएगा कि जैसे जो चीज़ें आज मैं आपको बता रहा हूँ, तो इसके पीछे का कारण क्या है। क्यों, बहुत एक बात मैंने उसको हमेशा ध्यान में रखता हूँ कि स्वामी विवेकानंद के किसी किताब में मैंने इसे पढ़ा था कि सफल व्यक्ति नेतृत्व करता है, सफल व्यक्ति
नेतृत्व करता है और असफल व्यक्ति जो है वह मार्गदर्शन करता है। तो हो सकता है कि एक पंक्ति में कुछ नेतृत्व करने वाले हैं और एक पंक्ति में जो मार्गदर्शन करने वाले हैं, तो ये दो पंक्तियों में हमेशा लोग रहेंगे। इस बात को ध्यान में रख के ही आप जीवन में आगे बढ़िए। तो इस तरीके से ये साक्षात्कार हुआ। लेकिन इस साक्षात्कार के लिए तैयारियां कैसे हुई? अब इस साक्षात्कार के लिए तैयारियों के लिए कैसे क्या, मैंने बताया कि विचार है। अब ये कैसा होता है, मैंने आपको इस लेक्चर के शुरुआत में मैंने एक बात कही थी कि जो स्लम डॉग मिलियनेयर वाली घटना के बारे में बता दें, मूवी के बारे में बताया कि जो जो उसके जीवन में घटित होते थे कहीं ना कहीं उसके प्रश्न के रूप में उसके सामने आ रही थी। एग्जैक्ट हमारे साथ ये भी यही होता है। जब हम इंटरव्यू के लिए तैयारी करने जाते हैं तो उसमें हमको घबराना नहीं है, क्योंकि हमारे आसपास का जो वातावरण है वही हमारा क्या है, प्रश्न है। हम किस जिले से हैं, उस जिले की कोई खास बात है क्या, हम कहाँ से बिलोंग करते हैं, हम उस जगह के बारे में कितना जानते हैं, हम अपने नाम का अर्थ कितना जानते हैं। कई बार इस प्रश्न इंटरव्यू में पूछा जाता है कि आपके नाम का अर्थ क्या है, आपके नाम का समास क्या है, आपके नाम का संधि विच्छेद क्या होगा। इन बातों को भी क्या किया जाता है, इंटरव्यू में कभी कभार पूछा जाता है और रोज ये सुनने को मिलते हैं जो तैयारी करने वालों के साथ साथ में। तो आपका ये विचार जो है कैसे डेवलप्ड होगा, आपकी राइटिंग स्किल्स कैसे डेवलप होगी, यहीं से है ना। तो इसके लिए आप ध्यान रखिए कि हम जनरली बोलते हैं कि एक न्यूज़पेपर आपको अच्छा पढ़ना चाहिए। एक न्यूज़पेपर, एक कोई भी पत्रिका या समाचार पत्र जो है आपको रेगुलर एक अच्छा पढ़ना चाहिए। हम हमेशा कहते हैं, सारे तैयारी कराने वाले जो लोग हैं, शिक्षाविद हैं, गुरुजन हैं, वो सारी बातों को करते हैं। चुनाव आपका होना चाहिए कि कौन सा न्यूज़पेपर अच्छा है और उसे कैसे पढ़ा जाए। उसमें करंट अफेयर्स के कंटेंट कैसे हैं सभी लोग आपको बताते हैं, उस पर मैं डिस्कस नहीं करूंगा। लेकिन जो संपादकीय का जो पेज है उस पर मैं आपको जरूर फोकस कराऊंगा, क्योंकि वो आपके लिए एक थॉट बिल्डअप करने का बहुत बड़ा माध्यम होता है। क्यों? क्योंकि हम जितना अच्छा पढ़ेंगे उतना अच्छा थॉट डेवलप होगा और उतना ज्यादा हम लिखेंगे। मतलब ये तीन चीजें जब हमारे सामने आ रही है कि हमको कैसे पढ़ना है, कैसे हमको विचार क्रिएट करना है और कैसे हम लिखेंगे, ये तीन चीज जो है वो यहीं से चालू होता है। एक अच्छा आर्टिकल या अच्छा संपादकीय जो है आपको उसमें कंटेंट देगा, किस लिए, आपको बोलने के लिए, आपको लिखने के लिए भी। दो चीज आपको मिल जाते हैं यहाँ पे। और साथ साथ में ये आपके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों होगा, क्योंकि दूसरी पंक्ति में चलने वाले लोगों से आपको पहली पंक्ति में लाने के लिए क्या जरूरी होता है, एक कॉन्सेप्ट जरूरी होता है जो दूसरों से आपको अलग करे। भीड़ के चेहरे ना बनकर भीड़ से अलग कैसे दिखना है, उसके लिए भी आपको एक थॉट बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो एक संपादकीयों में से आपको किसी भी विषय पर, देश में अच्छे अच्छे लिखने वाले लोग हैं जो ट्विटर से लेकर न्यूज़पेपर तक लिख रहे हैं, तो वहां पर आपको कैसे पढ़ना है वो आपको ध्यान में रखना है। वहां से कीवर्ड्स निकालिए, कीवर्ड्स निकाल के क्या क्या उसमें अच्छे कंटेंट्स बनते हैं जो आपको ऐसे के लिए भी काम आएगा। तो ये सारी चीज आपको कहाँ से मिलेगा, न्यूज़पेपर से मिलेगा। तो जितना ज्यादा आप अपडेट रहेंगे न्यूज़पेपर से, वो आपको क्रिएट करेगा वहां पे। इसके साथ साथ में कभी कभी हमारे तैयारी करने वाले बच्चों को हमेशा ये कहता हूं कि एक अच्छे थॉट बिल्डअप के लिए आप किसी अच्छे अच्छे राइटर्स के नॉवेल्स को भी पढ़िए। बहुत सारे नॉवेल्स हैं, मैं बड़े बड़े नाम नहीं लूंगा कि प्रेमचंद, रविन्द्रनाथ टैगोर, ये ऐसे पढ़िए। आपको जो सरल लगता है वो नॉवेल्स आप पढ़िए, लेकिन ऐसे नॉवेल्स पढ़िए जो आप में एक सकारात्मक विचारधाराओं का संचार करे। ऐसे ही पुस्तकें, ऐसी नॉवेल्स ही आपको सफलता दिलाएंगी जिसमें जो आपको थॉट बिल्डअप कर रहा है ना। अलग अलग बहुत सारे राइटर्स हैं, मैं किसी राइटर्स का नाम इस वीडियो में नहीं लूंगा। तो एक ध्यान आप ये रख सकते हैं जिसमें आपको एक थॉट बिल्डअप होगा। छोटा सा छोटा प्रश्न, आपके जैसे मान लीजिए किसी मित्र ने आपसे कोई प्रश्न पूछ लिया, तो उस प्रश्न, जैसे एक ऐड बहुत बढ़िया चलता था कि अकबर के पिता का नाम क्या है, और जो उस ऐड का जो एक छोटा सा टाइटल आता था, कौन बने करोड़पति का जो ऐड था, उसमें हॉट सीट में बैठने के बाद एग्जैक्टली यही प्रश्न पूछा जाता है कि अकबर का पिता कौन था। इसलिए कोई भी प्रश्न छोटा नहीं है। तो ध्यान रखिए कि आपके मित्र ने अगर आपसे कोई डिस्कस किया है, कोई चर्चा की है या कोई प्रश्न आपसे पूछा है, तो वो प्रश्न भी आपके इंटरव्यू से जुड़ा हुआ हो सकता है। वो क्या हम उसको नहीं समझ सकते, लेकिन इसलिए आपको हमेशा हर जगह पर क्या होना होगा, तैयार होना होगा, ताकि आपका ये जो चरण है इंटरव्यू का, ये आपको तुरंत पहले से तैयार रख सके। तो जैसे जैसे आप डे बाय डे तैयार होते रहेंगे, आपका ये जो चरण है वह बहुत ज़्यादा शानदार होगा। ये मेरा खुद का अनुभव है और इस बारे में आप लोग अपने विचार
विचार भी यहाँ पर रख सकते हैं और बिल्कुल किसी भी प्रकार का कोई भी ऐसा नेगेटिव थॉट यहाँ पे नहीं आना चाहिए कि हम अपने लक्ष्य को हासिल करने में कहीं भटक ना जाए। एक यहाँ से थॉट बिल्डअप करते चलिए, वो आपको लिखने के लिए हेल्प करेगा और उसका जो एंट्रेंस गेट है वहां से आपको इंटर करने के लिए भी क्या करेगा, हेल्प करेगा। तो आज का जो हमारा ये जो वीडियो है, ये पहला वीडियो, तो इस वीडियो में मैंने आपको अपने साक्षात्कार के पर्सनल अनुभव बताया कि कैसा वो क्वेश्चन किस तरीके से मुझसे किया गया। इसी तरीके से आप अनुभव कीजिएगा कि आपके साथ इससे और जुड़े क्या क्या प्रश्न हो सकते हैं। जो समसामयिकी के प्रश्न हैं, साथ में जो करंट पे जो इश्यूज चल रहे हैं उस पे प्रश्न है, कोविड-19 जैसे अभी चल रहा है तो कोविड-19 से जुड़े हुए तथ्यात्मक प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। और ध्यान में रखिए कि हमेशा इंटरव्यू में जाने से पहले एक छोटी सी सलाह याद रखिएगा कि बोर्ड में बैठने वाले जो बोर्ड के मेंबर हैं या जो चेयरपर्सन्स होते हैं उनके बैकग्राउंड के बारे में जानना जरूरी है, क्योंकि जितने भी सिविल सर्विस की तैयारी करने वाले जो लोग हैं, शिक्षाविद भी हैं, वो आपको इनके बारे में इजीली बताते हैं, क्योंकि ये मार्केट में पूरे तरीके से एक तरीके से फैला हुआ रहता है कि किस बोर्ड में किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। ये यूपीएससी से लेकर स्टेट सर्विस के जितने भी एग्जाम्स होते हैं उन सब में ये फॉलो किया जाता है। तो हमेशा ध्यान रखिए कि एक ऐसा आपको मार्गदर्शन जरूरी है कि जिसमें आपको बोर्ड के मेंबर्स के बारे में भी जानना जरूरी है, जो आपको ये बताए कि किस तरीके से आप तैयारी कर सकते हैं उस बोर्ड के अकॉर्डिंग। जो जितना ज़्यादा टफेस्ट बोर्ड होगा उतनी ज़्यादा आपकी तैयारी टफ होगी और उतने ज़्यादा आपको तैयार उसके लिए ज़्यादा अच्छा होना पड़ेगा। तो ये तो खैर रोज़मर्रा की चीज़ों में ये शामिल होगी। अब इसके बाद के हम अगले वीडियो में आपको प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा के बारे में बताएंगे कि वो दोनों परीक्षाएं कैसी होती है। तो आज की जो ये साक्षात्कार की जो डिटेल थी, जो इंटरव्यू के बारे में मैंने जो आपको बताया, तो वो कैसी थी और इसमें आपको क्या जानना है, तो हमको हमारे इस यूट्यूब चैनल के कमेंट बॉक्स पे आप जरूर लिखे भेजिए। और साथ ही साथ आप लोगों से सभी से आग्रह है कि अगर आपको ये सारी चीज़ें अच्छी लग रही है और आपकी जो डिमांड रहेगी उस पर भी आपको वीडियो मिलता रहेगा यूट्यूब पे, तो इसलिए प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें, और जो भी चीज़ें आपको ज़रूरत लगती है तो उस पर भी आपको वीडियो ज़रूर मिलेगा। तो इसी के साथ एक छोटी सी पंक्ति के साथ मैं आपके साथ विदा लेता हूं कि मातृ मंदिर के समर्पित दीप हम, चाह हमारी यह कि हम जलते रहिए। तो दीपक की भांति जलते रहिए, क्योंकि आपको आपके लक्ष्य की प्राप्ति करनी है। धन्यवाद।